हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 18th ऑफ मई 2023। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्लास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहने वाली है। 5 न्यूज़ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इनके टॉपिक्स देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट है जो टू जापान, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें G7 और क्वाड समिट भी था, पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि असल में यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्या किया रिसेंटली, उनकी विजिट को उन्होंने क्यों कैंसिल किया, सब कुछ समझेंगे। सेकेंड न्यूज होगी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हर साल 18th ऑफ मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो वो ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल इसकी इंपॉर्टेंस, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्या नया कर रहे हैं वो समझेंगे। थर्ड न्यूज है स्टूडेंट्स, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट रहने वाला है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ऐसा बोला गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2024 में, मतलब हम तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, ये लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से बता रहे हैं 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी 6.7%। इसका क्या मायने है, दुनिया के लिए क्या मायने है वो समझेंगे। फोर्थ न्यूज है स्टूडेंट्स, रिसेंटली थोड़ा सा हमने गवर्नमेंट में, मतलब कैबिनेट में रीशफलिंग देखी। किरण रिजिजू जो हमारी कंट्री के लॉ मिनिस्टर थे, अब वो लॉ मिनिस्टर नहीं है। नेक्स्ट लॉ मिनिस्टर किनको बनाया गया और किरण रिजिजू अब क्या संभालेंगे वो सब डिस्कस करते हैं। फिफ्थ न्यूज स्टूडेंट्स आज की क्या असल में रहेगी, पांचवी न्यूज हमारी रहेगी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 17,000 करोड़ का PLI 2.0। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम पहले भी बात कर रहे हैं। ये 2.0 क्या है, असल में IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए पहले भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की गई थी। अब यहाँ पर और पैसा जो है इस IT हार्डवेयर को आगे बढ़ाने में, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में लगाया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो PLI इसका मतलब क्या है, किस किस सेक्टर में आज तक सरकार PLI लेकर आ चुकी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे जापान, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया। असल में एक तो G7 का स्टूडेंट्स विजिट है, दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वाड। देखो ये जो क्वाड का समिट है ना स्टूडेंट्स, असल में ये क्वाड का समिट होना था इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पर हुआ क्या, 2 दिन पहले, समिट से 2 दिन पहले, मतलब डेट थी 17th ऑफ मई, जो बाइडेन ने बोला कि देखो मैं ना ये क्वाड के समिट के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैं ये G7 समिट के लिए आ जाऊंगा जो जापान में होना है, पर ये क्वाड के समिट के लिए अलग से सिडनी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर, मतलब यूएसए में कुछ दिक्कत हो गया। वो दिक्कत क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले प्राइम मिनिस्टर की विजिट की बात करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 3 कंट्रीज के एक टूर पे यहाँ पर जा, मतलब उनकी जो विजिट है वो 19 से शुरू होगी, ठीक है, 19th ऑफ मई से, और 24th ऑफ मई को वो कंट्री वापस आ जाएंगे क्योंकि कल ही अनाउंस किया गया कि 28th ऑफ मई को उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया में अटेंड करना है। 28th ऑफ मई को स्टूडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो इनॉग्रेट करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है। तो 19 से 24th ऑफ मई के बीच में प्राइम मिनिस्टर G7 समिट को अटेंड करेंगे जापान में। और ये जो क्वाड्स लीडर समिट होना था स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में, ये कैंसिल हो चुका है, अब इसको भी जापान में रखा जाएगा। देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। होना ये था कि ये जो कंट्रीज है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास की कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ पपुआ न्यू गिनी हो गया, थोड़ा सा और ऊपर आओगे, लेफ्ट में आओगे तो जापान, इन सब कंट्रीज को ना विजिट करना था नरेंद्र मोदी ने भी, जो बाइडेन ने भी। पर अब क्या है, जो बाइडेन कह रहे देखो भी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो मैं ना ये सिर्फ जो ये G7 वाला समिट है जो होना है जापान में, इसको अटेंड कर लूंगा। ये क्वाड के समिट के लिए अलग से मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाऊंगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अब नहीं, अगर जो बाइडेन आ रहे तो 4 तो कंट्रीज उसमें से एक इंसान नहीं आएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं ना, इसको जापान में रख लेंगे। जापान में तो वैसे भी आना ही है, G7 कंट्रीज में देखो जापान में जापान के ऑफिशियल्स होंगे, यूएसए ने आना है, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को इनवाइट किया गया, तो वो कह रहे हैं कि चलो यहीं कर लेंगे क्वाड को भी। अब जो बाइडेन ने ऐसा इसलिए बोला कि देखो, जो मैं आपको ना पहले न्यूज दिखाता हूँ कि क्वाड समिट इन ऑस्ट्रेलिया कैंसल्ड आफ्टर जो बाइडेन शॉर्ट एन एशिया ट्रिप। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आ तो जाऊंगा पर ज्यादा लंबा नहीं आ पाऊंगा, मैं सिर्फ वो G7 की मीटिंग अटेंड करूंगा जापान में। अब जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनकी कंट्री में ना एक डेट क्राइसिस, देखो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल समझना। जो यूएसए की सरकार है ना, वो अपना काम चलाने के लिए बहुत सारा कर्जा लेती है। अब कर्जे में ना उन्होंने लिमिट लगाई है कि हम इससे ज्यादा पैसा अपने ऊपर कर्जा नहीं रखेंगे। जैसे मान लो यूएसए की सरकार कहती है कि यार 100 करोड़ रुपए बस, इससे ज्यादा कर्जा नहीं लेना। पर फिर उनकी जरूरतें बढ़ती हैं, फिर वो क्या करते हैं, इस कानून को चेंज करके बोलते हैं अब 120 करोड़ बस, इससे ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे। फिर कभी चेंज कर देंगे, फिर बोलेंगे 140 करोड़। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 100 120 बता रहा था। यूएसए पे तो जो कर्जा है वो 31 32 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अब क्या हो रहा है देखो,
जो बाइडेन चाहते हैं कि फिर से जो लिमिट है बढ़ जाए और यूएसए और कर्जा ले पाए, पर इसके लिए जो कानून चेंज कराना पड़ेगा वो वहां की पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस से कराना पड़ेगा। कांग्रेस के दो हाउसेज है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, उनके यहाँ पर है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो तो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां तो जो बाइडेन करवा लेंगे अपना कानून पास, उन्हीं की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी है। पर जो अपर हाउस है सेनेट, वहां पर उनकी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, वहां जो ऑपोजिशन वाले रिपब्लिकन्स, ठीक है, जो बाइडेन की पार्टी, उनकी मेजोरिटी, तो वहां से ये कानून पास होना मुश्किल है। अगर स्टूडेंट से ये कानून पास नहीं हुआ, अगर जो बाइडेन अपने ऊपर जो कर्जे की लिमिट है उसको नहीं बढ़ा पाए, तो यूएसए को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाएगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यूएसए के लिए। वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, काफी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। आई होप आप ये बात समझ पाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहले G7 समिट था, उसके बाद सोचा गया था कि क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होगा, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि उसको भी यहीं रखना पड़ेगा। तो 19 से 21 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में होंगे, जहां G7 समिट होगा। वैसे इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया को इनवाइट किया गया, ठीक है। जापान की प्रेसिडेंसी इस बार, ठीक है। फूमियो किशिडा जापान के प्राइम मिनिस्टर इसको होस्ट करेंगे। किन किन टॉपिक्स पे बात होगी? पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, फूड, फर्टिलाइजर, आपको पता है जो भी चीजें मतलब पॉजिटिव चीजें, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने वाली चीजों पे बात होगी, ठीक है। फिर जापान से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पोर्ट मोर्सबी, पपुआ न्यू गिनिया, और वहां पर रुकेंगे, और उसके बाद वो चले जाएंगे, वहां पर होगा इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन, ये FIPIC समिट, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनिया से चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की अपनी विजिट। देखो, प्राइम मिनिस्टर अभी भी अपनी विजिट पूरी करेंगे ऑस्ट्रेलिया, वो अभी भी जाएंगे, चाहे वहां क्वाड का समिट ना होना हो। 22 से 24 तक होना था क्वाड का समिट, अभी वो नहीं होगा, फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्वाड का जो समिट है वो क्या होगा? ये जो शुरू में यहाँ पर ये जो G7 वाला समिट है ना, 19 से 21, इसी के बीच में क्वाड को भी कर लेंगे। तो आप कह सकते हो कि यूएसए ना कहीं एक साइन दे रहा है कि मे बी जो बाइडेन क्वाड को लेके उतने सीरियस नहीं है, जो उनको होना चाहिए, पर वो नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन की जो समिट है ना, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनिया जाने वाले, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं उन सबका आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ पाए कि ये विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या यहाँ पर इवेंट्स होंगे। तो इसमें G7 अटेंड हो जाएगा इंडिया का, एक वो जो पैसिफिक कंट्रीज की जो मीटिंग है FIPC, वो वाली अटेंड हो जाएगी, और एक क्वाड अटेंड हो जाएगा, ठीक है। और यूएसए ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज करी जिसकी वजह से दुनिया में क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल कम होगी, और ये यूएसए को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलते हम अपनी सेकेंड न्यूज पे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई 2023 को इसको दुनिया भर में ऑब्जर्व किया गया। तो थर्सडे का डे और डेट 18 मई। इंटरनेशनल म्यूजियम डे का स्टूडेंट्स यही मेन मोटिव है कि दुनिया भर में जो म्यूजियम की इंपॉर्टेंस है, म्यूजियम जो अपने अंदर कल्चर, अपने अंदर डाइवर्सिटी, अपने अंदर जो हिस्ट्री को संभाल के रखते हैं, वो दुनिया भर को दिखाया जाए, इसी चीज को प्रमोट करना यहाँ पर मेन मोटिव था। ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। इस साल का थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो ये इस साल का इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम है, ठीक है। आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो को न्यू दिल्ली में। कब इनॉग्रेट करेंगे? 18 मई को, जब इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये म्यूजियम एक्सपो कहाँ होस्ट किया गया, किस डेट को होस्ट किया गया, तो आई होप अब आपको इसका आंसर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड न्यूज, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट रहने वाला है। इकोनॉमी जो इंडिया की वो 6.7% से ग्रो करेगी साल 2024 में। मतलब हम फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं, ये लोग जो यूएन वाले ये कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो कि रिसेंटली रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.7% से ग्रो करेगी कैलेंडर ईयर 2024 में। और मतलब मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं ना, तो यूएन वाले असल में ये बता रहे हैं कि देखो बाकी दुनिया अगर आप देखो तो इतनी अच्छी ग्रोथ कहीं नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आपको इंडिया का ये 6.1 देखेगा, क्योंकि ये 2023 की बात हो रही है। 2024 में हम इसको बढ़ाएंगे, 6.7 पे ले जाएंगे। आप अगर चाइना देखो, यूएस देखो, मतलब बड़ी इकोनॉमीज देखो, आप अगर यूके कहाँ गया, यूके का तो ज्यादा, यूके तो नेगेटिव में चला, ठीक है। तो बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले देखो, आज भी इंडिया सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी। तो ये रिसेंटली यूएन ने बताया। अब इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया? उन्होंने बोला जो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन अपनी कंट्री में जो प्रोड्यूस होता है उसी को कंज्यूम करती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए, ठीक है। तो साउथ एशिया में तो हम सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही है, ठीक है, और हमारी जो यहाँ पर ग्रोथ वगैरह है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर यूएन ने बात करी। हामिद राशिद, चीफ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग ब्रांच एट द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इन्होंने असल में इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट का टाइटल दिया कि मतलब
जैसे बहुत ज्यादा दुनिया में अभी इकोनॉमिकली अंधेरा है, एक जो थोड़ी सी लाइट दिख रही है वो इंडिया की तरफ से दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगा और कोई कंट्री है ही नहीं, पर इंडिया बड़ी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कंट्री है जो अच्छी ग्रो यहाँ दिखा रही है। फिर इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन जो दुनिया में बहुत जगह आज के टाइम पे तंग कर रही है, इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। पर इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए। देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो पॉलिसी रेट्स है ना उनको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने बोला ऐसा ना हो कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इतना पॉलिसी रेट बढ़ाओ कि आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाए। ये भी एक इन्होंने आप कह लो वार्निंग इंडिया को दे दी। ठीक है, ये थोड़ा एक आइडिया देने के लिए आपको कि दुनिया में असल में चल क्या रहा है, वेरियस बड़ी कंट्रीज की जो ग्रोथ है आपको कहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ कहाँ देखने को मिल रही है, तो मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपनी फोर्थ न्यूज पे। तो गवर्नमेंट रीशफलिंग, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे चेंज हुआ है। किरण रिजिजू जो है अब वो हमारी कंट्री के लॉ मिनिस्टर नहीं रहे। ठीक है, तो किरण रिजिजू अब यहाँ पर लॉ मिनिस्टर नहीं है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का पोर्टफोलियो आ जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल, आप जिनको इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये रहे यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स इंडिया के अब नए लॉ मिनिस्टर बना दिए। तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया, मतलब ये कैबिनेट नहीं है। देखो, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके नीचे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो किरण रिजिजू एक कैबिनेट मिनिस्टर के होने के नाते से लॉ मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, पर अर्जुन राम मेघवाल को बोला गया कि आप ना एमओएस रहो, मतलब आप सबसे ऊपर नहीं, एक नीचे रैंक पर रहोगे, पर फिर भी संभालना पड़ेगा आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये वैसे सही चीज नहीं होती, आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लगा रहे, आप एमओएस लगा रहे हो। पर चलो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उनको यहाँ पर ऑफिस दिया गया, कुछ ना कुछ तो प्राइम मिनिस्टर उनका जो कैबिनेट है उसकी यहाँ पे प्लानिंग रहेगी। ठीक है, तो किरण रिजिजू हमारी कंट्री के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे 8 जुलाई 2021 से, और कहीं ना कहीं इनका और जुडिशरी के बीच में जो डिस्प्यूट रहा, मे बी वो एक रीजन हो सकता है यहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ फाइनल से तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इससे पहले किरण रिजिजू वो भी एमओएस थे, तो कैबिनेट बनने से पहले, मतलब एमओएस से वो प्रमोट हो गए कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और उस एमओएस के नीचे होते डेप्यूटी। तो पहले ये भी एमओएस होते थे, इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब वो हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो वो ये रहे थे मई से जुलाई तक। ठीक है, ठीक है, जो ये अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री थी जितेंद्र सिंह के पास थी, यहां से ये आ चुकी है किरण रिजिजू के पास। तो किरण रिजिजू पहले एमओएस होम अफेयर्स रहे, फिर एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स रहे, फिर एमओएस यूथ अफेयर्स रहे, और फिर कैबिनेट भी बने। पर अब जो है, अब उनको यहाँ पर रोल दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ना आप अगर जाओगे ऑनलाइन जाके चेक करोगे, सिंपली आपको लिखना है यूनियन कैबिनेट 2000, जो भी आप साल लिखोगे पूरा डाटा आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या क्या संभालते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी, बाकी सारे मिनिस्टर्स का अगर आप नाम देखो, उनका पोर्टफोलियो देखो, कभी भी आपको डाउट हो ना, आप ऑनलाइन जाके चेक कर लो हर एक मिनिस्टर का। अभी तो ये मैंने पूरा नहीं लगाया, इसमें तो आपको ज्यादातर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही दिख रहे होंगे। अभी तो इसके बाद एमओएस आते हैं सारे, फिर डेप्यूटी आते हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास की लास्ट न्यूज पे। तो कैबिनेट, सरकार ने अप्रूव कर दिया। देखो यहाँ लिखा ना कैबिनेट, तो होता है क्या, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें से सबसे जो ऊपर वाले होते हैं वो कैबिनेट होते हैं, बीच में ज्यादातर एमओएस होते हैं, नीचे सबसे डेप्यूटी होते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबको नहीं बुला सकते मीटिंग लिए, वो तो 85 के आसपास लोग आ जाएंगे, तब कहां बात हो पाएगी। कैबिनेट में होते हैं 14-15 लोग, उन्हीं को सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बुलाया जाता है। तो यूनियन कैबिनेट ने 17,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0, क्योंकि आईटी के लिए पहले भी आ चुकी है, तो ये सेकंड टाइम जो है स्कीम अनाउंस की गई है। समझ लेते हैं इसका क्या मेन मोटिव है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगुवाई में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर सेगमेंट। इसमें जो खर्चा करेगी सरकार वो 17,000 करोड़ का होगा। ये 2.0 है, मतलब पहले भी जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आईटी में हम ला चुके हैं, मोबाइल फोन वगैरह में अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है, उसमें पीएलआई का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो एक्सपोर्ट है मोबाइल फोन्स का वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, हमने 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मोबाइल्स का एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, इस बार हमारा ध्यान होगा लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, इन सब चीजों के। तो मोबाइल फोन में तो आपने अच्छा किया, अब इन सब चीजों में भी अच्छा करो। तो सरकार जो 17,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी, होगा क्या, जैसे सरकार किसी लैपटॉप की कंपनी को बोलेगी अगर आप इंडिया में आके लैपटॉप बनाते हो और हम जो टारगेट देंगे उस हिसाब से लैपटॉप बनाओगे, तो आपको हम यहाँ पर 17,000 करोड़ में से कुछ इंसेंटिव देंगे। ये इंसेंटिव्स हैं जो कंपनी कमा सकती है। ठीक है, 6 साल, मतलब ये जो पैसा है ना अगले 6 सालों में खर्चा जाएगा, और ये 17,000 करोड़ खर्चने से सरकार के हिसाब से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हमको फायदा मिलेगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे? देखो, एक कंपनी है, उसने मान लो 1,000 करोड़ की फैक्ट्री लगानी, ठीक है, वो तो उसको जहां भी फैक्ट्री लगानी खर्चा करना पड़ेगा।
एक कंट्री बोल रही है कि हमारे यहाँ 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाओ, 100 करोड़ के अलग से इंसेंटिव ले जाओ। आप बोलोगे देखो 1000 करोड़ तो ज्यादा है, वो तो उनका हर जगह लगना था, 100 करोड़ उनको सिर्फ एक जगह अलग से मिल रहे हैं। ये फायदा होता है इतना जो भी हम पैसा अनाउंस करते हैं उसका, ठीक है। और इंडिया में उनको लेबर वगैरह सस्ती मिल जाएगी, तो ये फायदे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसको कोविड के टाइम पे लाया गया था। ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारे सेक्टर्स में आज तक हम इस स्कीम को अनाउंस कर चुके हैं। सरकार अलग से इंसेंटिव देती है, अगर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करें अलग से इंसेंटिव देती है। हमको फायदा होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होता है, हमारे एक्सपोर्ट को फायदा होता है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफी कुछ जानने को सीखा। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो।